Hello students. So today we will start from ordinal approach. In the last class we have completed the cardinal approach. I hope you all have understood that one. Now without wasting the time we will start ordinal approach. As you all know that ordinal approach is also known as indifference curve analysis. We have already discussed it. So our first questions come from indifference curve. What is indifference curve? State its property. See the definition. Indifference curve, denoted by IC, is a graphical presentation of different combination of two goods that a consumer consume. Remember this word, that a consumer consume and gets same level of satisfaction. Satisfaction level will be same. It means ये वो ग्राफ है जो ये शो करता है कि एक कंज्यूमर अगर दो कमोडिटी कंज्यूम करता है, ओनली टू, क्योंकि ग्राफ में हम दो ही दिखा सकते हैं, एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे. इफ ए कंज्यूमर कंज्यूम ओनली टू कमोडिटी, then different way or different combination of that two commodity consumer take and get same level of satisfaction. This can be very clearly understood with this graph. See this graph everyone, this one. This graph is known as indifference curve. This graph. Why? Because at this graph, on each and every point, can you see the combination? First point is A, B, C, D. 4 points are there. At point A, what is the combination? Two goods what we have taken, clothing and food. If I take point A, it means 12 clothing and food is 1. Yani 12 comma 1. If I take point B, then two good combination is 6 clothing and food is 2. If I take D, last one, how much is clothing? It's 3 near about, in between 2 and 4. So it can be 3 and food is 4. So these are the two different combinations which a consumer consume and get same level of satisfaction. Over here consumer is getting same level of satisfaction at each and every combination. At point A, अगर वो 12 क्लोथिंग और 1 फूड लेता है, जो उसको संतुष्टि मिल रहा है, बी पर भी वही संतुष्टि मिले, यानी 6 क्लोथिंग और 2 फूड में भी वही संतुष्टि मिल रहा है, सी पे भी वही मिल रहा है और डी पे भी वही मिल रहा है. मीन्स इस कर्व के हर पॉइंट पे कंज्यूमर को क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? सेम. ए पर भी जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बी पर भी यही मिल रहा है, सी पर भी यही मिल रहा है, डी पर भी. इसीलिए इस कर्व को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंट. कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, ए कंज्यूमर इज गेटिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अंडरस्टूड? इट इज़ ए ग्राफ. सो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये एक ग्राफ है. इट इज़ ए ग्राफ. अगर ऐसा एक ग्राफ मिले इंडिफरेंस और बोला ये इंडिफरेंस करो, इसका मतलब इसके हर पॉइंट पे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन क्या है? सेम है. कोई भी पॉइंट ले लो. अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, इफ आई से आई हैव टेकन दिस पॉइंट, इफ आई से आई हैव टेकन दिस पॉइंट, यहाँ पर जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा यहाँ पर भी वही सेटिस्फैक्शन मिलेगा. अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व बनता ही ऐसे है जहाँ पर हर पॉइंट पर दोनों गुड्स से सेटिस्फैक्शन क्या मिले? सेम. क्लियर? अब स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज. नाउ कम टू द प्रॉपर्टी. फर्स्ट, indifference curve is downward sloping from left to right. Yes, indifference curve is downward sloping. You can see the graph, it's downward sloping from left to right. This is one of the property. Property का मतलब होता है उसका क्या characteristics है. If I say what is the property of a glass of water, तो तुम क्या बोलोगे? सर water is colorless, odorless, tasteless. इसको जिसमें रख लो उसी का शेप ले लेता है. इट कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. इसी तरह से इंडिफरेंस कर्व यानी आईसी का क्या प्रॉपर्टी है? तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? देखते ही हम लोग पहचान, इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मतलब है ये कैसा रिलेशन है क्लोथिंग और फूड में? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर इन द अर्लियर लेक्चर ऑल्सो हैव टोल्ड यू, जब कभी भी कोई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बने, इट्स मीन देयर इज इनवर्स रिलेशन. यानी फूड और क्लोथिंग में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन. इट मीन्स दैट व्हेन वी आर इंक्रीजिंग फूड वी आर डिक्रीजिंग क्लोथ. जब हम फूड को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्लोथ को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज. अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि सेटिस्फैक्शन क्या रहे? सेम. सोच के देखो, अगर आज आप रोटी और चावल दोनों खाना चाहते हो, आप चाह रहे हो 2 रोटी हम फालतू खाएं, तो आपको अगर सेटिस्फैक्शन उतना ही रखना है तो आपको चावल को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा. इट शोज इनवर्स रिलेशन.
That's why the curve is downward sloping. Understood? So why IC is downward sloping from left to right? The answer is because there is inverse relation between two good. और इन्वर्स रिलेशन क्यों है? क्योंकि हमें सेटिस्फैक्शन को क्या रखना है? सेम. अगर हम एक को इंक्रीज करें दूसरा को भी इंक्रीज करें तो सेटिस्फैक्शन सेम नहीं रहेगा. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट. Indifference curve is convex to the origin. This is very important. Indifference curve is convex to the origin. Now, can you see the shape of the indifference curve? ये convex है, इस तरह का नहीं है जैसे PPC हुआ करता था. PPC कैसा होता था? कनकेव. और ना ही ये लीनियर है, स्ट्रेट भी नहीं है. इट्स कन्वेक्स लाइक दिस. यस और नो? सवाल ये है कि ये ऐसा क्यों है. तो यू हैव टू आंसर इन वन सेंटेंस, ड्यू टू डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. ये याद रखेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द लेटर ऑन. लेटर क्वेश्चन वी विल डिस्कस. बस आपको याद रखना है ड्यू टू डिक्रीजिंग, ड्यू टू डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग. इफ़ यू रिमेंबर मैंने ये सवाल पूछा था व्हेन वी आर स्टडिंग चैप्टर 1 कि वाई PPC इज कनकेव, हियर इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स. वाई PPC इज कनकेव, सॉरी फूला हुआ क्यों है, कनकेव क्यों है? उस वक्त आप लोगों ने कहा था ड्यू टू इंक्रीजिंग MOC, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और सेम यहाँ पर अगर सवाल आता है कि इनडिफरेंस कर्व कन्वेक्स क्यों है, वहाँ पर था PPC कनकेव क्यों है, यहाँ पर इनडिफरेंस कर्व कनकेव क्यों है, तो आप क्या आंसर बताओगे? ड्यू टू डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग MRS. वहाँ पर इंक्रीजिंग था, यहाँ पर क्या है? डिक्रीजिंग. होप यू हैव अंडरस्टूड. अभी MRS क्या होता है ये हम लोग बाद में बात करेंगे. इफ़ यू वांट टू रिमेंबर द फॉर्मूला, जस्ट रिमेंबर MRS का फॉर्मूला होता है चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन. अब लॉस किस में हो रहा है? फूड में या क्लोथ में? लॉस हो रहा है क्लोथ में. और गेन हम किस में कर रहे हैं? किस में इंक्रीज कर रहे हैं? फूड में. तो फूड को जब इंक्रीज कर रहे हैं तो क्लोथ को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, ताकि सेटिस्फेक्शन को सेम रखें. ठीक है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तो याद रखोगे ये क्वेश्चन. नेक्स्ट, हायर IC shows higher level of satisfaction. Higher IC shows higher level of satisfaction. Now see this graph everyone. How many ICs are there? How many indifference curve are there? 3. IC1, IC2 and IC3. Which one is higher? IC3. तो जो जितना ऊपर होगा उससे सेटिस्फेक्शन हमें उतना ज़्यादा मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल हमें सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? IC3 पे मिलेगा. और सबसे कम किस में मिलेगा? IC1 पे मिलेगा. लेकिन IC1 के हर पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा? सेम. फॉर एग्जाम्पल अगर IC1 का इस पॉइंट पर, ठीक है एग्जाम्पल, अगर IC1 के इस पॉइंट पर 100 मिलता है तो इस पॉइंट पे कितना मिलेगा? 100 ही मिलेगा. इस पॉइंट पे कितना मिलेगा? 100. लेकिन IC3 पे कितना मिलेगा? 300. ज़्यादा मिलेगा बिकॉज हायर IC सोज हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. लेकिन इसके हर पॉइंट पे फिर कितना मिलेगा? 300 ही मिलेगा. गेटिंग माई पॉइंट? सो हायर IC सोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अब इसका बोलोगे सर क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस. ड्यू टू monotonic preference. And what is monotonic preference? We will discuss. These all questions are already present in this notes, so we will discuss this later on. You have to remember just. Acha, over here you have to remember one more thing. This, when there are more than one IC curve is drawn on a single graph. How many ICs are drawn over here? 3. More than one IC is drawn on a single graph, then it is called indifference map. You can see the name also. Indifference map. Okay, if the question come what is indifference map, simply say that it is a family of indifference curve showing different ICs. Okay, clear. Come to the next one. Two IC never intersect each other. Two IC never intersect each other. For this you have to see this graph, then only you can able to understand. I have a little bit problem while writing. See this graph. I think it is visible to everyone. This graph. Two
टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो आईसी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? आंसर पढ़ के देखते हैं क्यों नहीं कर सकता। सी, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड। इसका क्या मतलब है? इस पॉइंट पे आ जाओ जिस पे इंटरसेक्शन हो रहा है, जहाँ पर दोनों कर्व क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे आ जाओ। अच्छा, पहले मेरे को एक सवाल का जवाब दो। हम लोग अभी अभी पढ़े थे इन द थर्ड प्रॉपर्टी व्हाट वी हैव स्टडीड ओवर हियर कि हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर ऑरेंज वाला ग्राफ इस तरफ हायर में है और ब्लू वाला ग्राफ इस तरफ हायर में है। तो इस तरफ अगर देखें तो ऑरेंज वाला हायर पे है तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, और ब्लू वाला क्या देगा, कम देगा, क्योंकि ब्लू वाला नीचे है। यस और नो? लेकिन इस पॉइंट पे आके दोनों क्या हो जा रहा है, इक्वल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दोनों क्या हो जा रहा है, इक्वल। ये क्या दिखाता है कि एक हायर आईसी जिससे हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, मान लो 300, एक लोअर आईसी जिससे हमें कितना मिल रहा था, कम, मान लो 100। इस पॉइंट पे आके दोनों ही इक्वल हो गया, यानी 100 इज इक्वल टू 300। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब दोनों में सेटिस्फैक्शन क्या मिल रहा है, सेम। हालांकि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक ऊपर है और एक नीचे है, एक में 300 मिलेगा ऑरेंज वाले में और ब्लू वाले में कितना मिलेगा, 100। बट इस पॉइंट पे आके दोनों क्या हो गया, इक्वल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई इट्स सेइंग कि हायर आईसी, टू आईसी नेबर इंटरसेक्ट ईच अदर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, टू आईसी नेबर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पे आकर तुम ये नहीं बोल सकते सर तुम दो चीज़ खाते हो, रोटी और चावल खा रहे हो और बोले मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा भी मिल रहा है और कम भी मिला है, ये नहीं बोल सकते। या तो तुम्हें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल सकता है कि सर इतना मिला, ये नहीं बोल सकते सर इससे ज़्यादा भी मिल रहा है और कम मिला। एक ही पॉइंट पे दो तरह का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। दैट्स वाई टू आईसी नेबर इंटरसेक्ट ईच अदर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, what is budget line and budget set? This question is very important from the point of view of numerical also, because if you get any numerical from this chapter then surely you will get question from here, because budget line से numerical जरूर आता है। तो numerical हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, एक क्लास बिल्कुल न्यूमेरिकल का रखेंगे, बट अभी हम लोग सिर्फ समझते हैं बजट लाइन किसे कहते हैं। इट इज़ ए ग्राफ, अगेन इट इज़ ए ग्राफ। जैसे इंडिफरेंस का ग्राफ था, बजट लाइन भी ग्राफ है, देखो ये वाली बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट ए कंज्यूमर कैन परचेज। याद रखना वहाँ पर क्या बोले थे, दैट कंज्यूमर कैन कंज्यूम, यहाँ पर बात करें कंज्यूमर कैन परचेज एट ए गिवन प्राइस, कीमत दिए हुए पे, बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम, बाय स्पेंडिंग हिज इंटायर इनकम। इसे हर चीज़ को तोड़ के पढ़ना पड़े। एक तो दो गुड्स कंज्यूमर खरीद सकता है और दोनों गुड्स का इनकम क्या हुआ है, दिया हुआ है। दो गुड्स कंज्यूमर खरीद सकता है एट ए गिवन प्राइस एंड बाय स्पेंडिंग हिज इंटायर इनकम। मतलब आप दो गुड्स खरीदने गए, आलू और प्याज, और आपको कीमत पता है और आप 50 रुपये लेके गए, तो इसका मतलब है आपने 50 रुपये पूरा खर्च कर दिया और दोनों गुड्स खरीदा। एक कितने का था, मान लो एक 2 रुपये का था और एक 8 रुपये करके था। आलू 2 रुपये करके था, प्याज 8 रुपये करके था। आपने 50 रुपये किस तरह से खर्च किया, दिए हुए प्राइस तो दिया हुआ 8 रुपये एंड 2 रुपये, और आपके पास इनकम कितना था, 50 रुपये। आपने 50 रुपये किस तरह से खर्च किया और डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो खरीद सके आलू और प्याज, उसी को बोलते हैं बजट लाइन। देखो क्लियर है कि नहीं? अगर इसको और अच्छे समझे तो ये m दिखाता है हमारे पास इनकम कितना था, जो मैंने बताया 50 रुपये। ये px दिखाता है उस आलू का कीमत, और क्वांटिटी ऑफ x यानी हम कितना आलू खरीदेंगे। py बताता है प्याज का कीमत, और क्वांटिटी ऑफ y डिनोट्स कितना प्याज खरीदेंगे। और हम एक कॉम्बिनेशन नहीं खरीद सकते, हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन अगर आप सोच के देखिए, आपके जेब में अगर 50 रुपये है और आप मार्केट में गए और आलू और प्याज, आलू का कीमत 2 रुपये, प्याज का कीमत मान लो 10 रुपये करके है, तो अगर सारा पैसा आप प्याज में लगा दे, आलू खरीदे ही नहीं, तो कितना खरीदेंगे सोच के देखिए, 5 किलो, बिकॉज 10 रुपये करके है तो 50 रुपये चला जाएगा। आलू कितना, 0, एक कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 0, 5,
मतलब 0 आलू खरीदे, 5 कितना खरीदें, प्याज। इसी तरह से अगर आलू भी खरीदे और प्याज भी खरीदे, एक और कॉम्बिनेशन बने, इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसीलिए इसे बोला गया डिफरेंट कॉम्बिनेशन। इसे न्यूमेरिकल में जब हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा। तो जब ये कॉम्बिनेशंस को हम लोग निकालते हैं और लाइन बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ बनता है। ये वो ग्राफ है, दिखाता है कि मैंने सारा इनकम खर्च कर दिया, प्राइस और दिया हुआ था दोनों कमोडिटी, और कितना खरीद सकते हैं। अगर मेरा एक सवाल है, अगर हम यहाँ पर हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम अपना सारा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। रिमेंबर, इफ़ वी आर इनसाइड पीपीसी इट मीन्स दैट वी आर नॉट स्पेंडिंग आवर ओन इनकम। अगर हम 50 रुपये लेके गए थे तो यानी हम कितना कर रहे हैं? लेस देन 50, मतलब 30, 20 इस तरह खर्च कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारा बजट लाइन से वो बाहर है। मतलब वो चीज़ 70 रुपये का था और हम लेके कितना गए थे? 50 रुपये। तो ये हमारे बजट से बाहर है। क्लियर? और ये अगर हम इस लाइन पे हैं, तो ये क्या दिखाता है कि हम पूरा का पूरा 50 रुपये खर्च कर रहे हैं। क्लियर? तो बजट लाइन ये लाइन है। ये स्ट्रेट क्यों बनता है? क्योंकि इसका स्लोप कौन बताता है? आलू और प्याज की कीमत, मतलब दोनों कमोडिटी का प्राइस इसका स्लोप बताता है। और मैंने क्या कहा था? एट ए गिवन प्राइस, यानी प्राइस तो कांस्टेंट है। अब प्राइस कांस्टेंट होने की वजह से ये बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। प्राइस कितना बोले थे? 2 और 10 रुपये, 2 रुपये आलू, 10 रुपये प्याज, तो 2:10 यानी 1:, अगर डिवाइड कर दे 1:5, तो हर पॉइंट पे 1:5 होने की वजह से ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है। लेकिन इन डिफरेंस कर्व में एमआरएस क्या बोले? तो डिक्रीज हो रहा है, सेम नहीं रहता, वहाँ पर डिक्रीज होता है, इसीलिए वो कन्वेक्स होता है। लेकिन बजट लाइन में चूंकि प्राइस क्या होता है? दोनों का सेम, दैट्स वाई इट्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये बजट लाइन को और अच्छे से हम लोग समझेंगे तब जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। नाउ कम टू बजट सेट। तो बजट लाइन हमें ये दिखाता है कि हम कितना दो गुड्स को परचेज कर सकते हैं हमारे इनकम और मार्केट में जो उसका कीमत है उसके हेल्प के मदद से। अगर मान के सोच के देखो, अगर प्याज का कीमत 50 रुपये होता है तो कितना खरीद सकते? सिर्फ 1 किलो। आलू तो खरीद नहीं सकते। इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन। नाउ कम टू बजट सेट। व्हाट इज़ बजट सेट? बजट सेट मतलब क्या हम पूरे 50 रुपये खर्च करके अगर दोनों चीज़ खरीदे तो हम कहाँ पर आ जाएंगे? बजट लाइन पे आ जाएंगे। इफ़ ए कंज्यूमर इज स्पेंडिंग इज होल इनकम एंड परचेजिंग 2 कमोडिटी देन इट विल कम ऑन बजट लाइन। लेकिन क्या हम इतना ही खरीद सकते हैं? इससे कम भी खरीद सकते हैं, यानी 50 रुपये से कम भी। यानी हम बजट लाइन के कहाँ हो सकते हैं? अंदर भी हो सकते हैं, यहाँ 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 भी हो सकते हैं। यस और नो? तो सिर्फ हम इस लाइन पे कब होंगे? जब हम सारा इनकम खर्च कर दें। अगर हम सारा इनकम ना खर्च करके इनकम से कम करें, यानी 50 रुपये करें या 50 रुपये से कम, जाके मैं 30 रुपये का ही खरीद के लाया आलू और प्याज, तो हम इसका मतलब बजट लाइन की कहाँ है? इनसाइड है। तो वो इनसाइड वाले और वो लाइन दोनों मिला के बोलेंगे बजट सेट। बजट सेट। देखो यहाँ पर ये लाइन लिखा हुआ है, बाई स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम और लेस देन एंटायर इनकम। या तो वो सारा 50 रुपये खर्च करा या 50 रुपये से कम। तो बजट लाइन और बजट सेट में एक ही डिफरेंस है। बजट लाइन में वी आर कंसिडरिंग दैट ए कंज्यूमर इज स्पेंडिंग एंटायर इनकम, बट बजट सेट में क्या कंसिडर कर रहे हैं कि वो या तो एंटायर खर्च करा या एंटायर से कम। इसीलिए यहाँ पे देखो फॉर्मूला चेंज हो गया। बजट लाइन में देखो, बजट लाइन में क्या फॉर्मूला? m इज इक्वल टू PXQX प्लस PYQY। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू PXQX प्लस PYQY। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए हम लोग एंड के तरफ। अभी तक इन द लास्ट लेसन वी हैव स्टडीड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल अप्रोच। तो वहाँ पे पढ़े थे इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी क्या है और इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी क्या है। फॉर्मूला मैंने दिया था MUX/PX इजिकल टू MUM, इस तरह का फॉर्मूला था। नाउ वी आर कंसिडरिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच। सो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? कम एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच। What are the 2 condition for consumer equilibrium under ordinal approach? देखो इनडिफरेंस कर्व से हमें क्या पता चला? ये वाला याद है? तो इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व से हमें क्या पता चला? ये कंज्यूमर 2 कमोडिटी को कंज्यूम करता है और सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। बजट लाइन से हमें क्या पता चला? कि कंज्यूमर 2 चीज़ों को, 2 गुड्स को परचेज कर सकता है एट ए गिवन लेवल ऑफ प्राइस एंड एंटायर इनकम खर्च करके। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट तभी हो सकता है जब हम इन दोनों को लें,
बिकॉज किसी एक को लेने से कभी भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं निकलेगा। अंडरस्टूड? दैट मीन्स वी हैव टू टेक बोथ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व, और आप ये देख सकते हैं हियर। चलो पहले पढ़ लेते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी डिटरमाइंड, पॉइंट ऊपर चला गया, देखो, अंडर ऑर्डिनल अप्रोच कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। दोनों को लेना पड़ेगा। इंडिफरेंस कर्व क्या बताता था? इंडिफरेंस कर्व shows different combination same level of satisfaction, where budget line shows different combination with same level of income and price. इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाता है? सेटिस्फेक्शन सेम। और बजट लाइन क्या दिखाता है? हमारा इनकम एंड प्राइस पर हम दो गुड्स को कितना खरीद सकते हैं। क्लियर? बाय ज्वाइनिंग इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी डिटरमाइंड। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? जब इन दोनों को ज्वाइन कर दे, यानी बजट लाइन को भी और इंडिफरेंस कर्व को भी। मीन्स जब हम मार्केट जाएंगे तो हम दोनों को देखेंगे, हम कितना आलू और प्याज खरीदेंगे तो अपना सेटिस्फेक्शन को भी देखेंगे, और हमारे पास जो इनकम है और आलू प्याज की जो कीमत है दोनों को मिला के देखेंगे, तभी जाके हमारा क्या निकलेगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो ये देखते हैं इस ग्राफ के मदद से इस चीज़ को कैसे किया गया। अब इस ग्राफ को आप लोगों को समझना है। सी consumer equilibrium can be is achieved at the point where indifference curve and budget line is tangent। अब देखिए P और L, P और L क्या है? बजट लाइन है। यस और नो? बजट लाइन हमेशा स्ट्रेट होता है। क्यों होता है? बिकॉज प्राइस ऑफ टू कमोडिटी आर सेम, आलू और कीमत हमेशा सेम होता है। और इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है, इस तरह से होता है इंडिफरेंस कर्व। क्यों? सॉरी, इस तरह से होता है। क्यों होता है इस तरह से? इस तरह से क्यों? ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस, हम लोग पढ़े थे। यानी इसमें क्या हो रहा है? एमआरएस डिमिनिश हो रहा है, और इसमें प्राइस क्या रहता है? सेम रहता है। अब देखते हैं नाउ, यहाँ पर कितने आईसी लिए गए हैं? 4, 1 2 3 4। IC1, IC2, IC3 एंड IC4। सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस में मिलेगा? वी ऑल नो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी वी ऑल नो दैट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव ऑन IC4। सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस में मिलेगा? IC4 में। क्यों? तुम बोलोगे सर ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ये हम लोग पढ़े प्रॉपर्टी में। लेकिन हम इस पे गुड्स नहीं परचेज कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारे बजट लाइन से बाहर है। देख रहे हो, हमारा बजट लाइन यही है, और ये सेटिस्फैक्शन कहाँ है? ज़्यादा। यानी हमारे पास उतना पैसा है ही नहीं, उतना पैसा मार्केट में लेके गए ही नहीं कि वो चीज़ को खरीद सके, उतना सेटिस्फेक्शन ले सके, तो वो हमारे बजट से बाहर है। अगर उतना अचीव करना है तो हमें अपना बजट को क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू इंक्रीज द बजट अप टू हियर, देन ओनली यू कैन परचेज। लेकिन ये हमारे बजट के बाहर है। क्लियर? तो फिर क्या करेंगे? IC4 तो गया, अब बचा कौन? IC3, IC2 और IC1। इसमें कौन सा खरीदेंगे? सबसे कम सेटिस्फेक्शन किस में मिलेगा? IC1 पे, सबसे उससे ज़्यादा IC2 पे, उससे ज़्यादा IC3 पे। तो कौन सा लेंगे हम? देखो H पॉइंट को देखो सबको ध्यान से, अगर ये समझ गए तो सब समझ जाओगे। H पॉइंट को मान लेते हैं IC1 पे हमें मिल रहा है 100, IC2 पे 200, IC3 पे 300 और IC4 पे 400 सेटिस्फेक्शन। तो 400 सेटिस्फेक्शन तो हमारे बजट से बाहर है, उसे भूल जाओ। अब इनमें देखते हैं सबसे कम किस में मिल रहा है? IC100 पे। अब ये पॉइंट देखो, H पॉइंट दिख रहा है सबको? H पॉइंट यहाँ पर मान लो बजट लाइन हम 50 रुपये लेके गए, तो हमें 50 रुपये खर्च कर रहे हैं और सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है? 100। यस और नो? अब आ जाओ T पॉइंट पे, आ जाओ। T कितना खर्च कर रहे हैं यहाँ पर? तो सेम बजट लाइन पर, यानी हम कितना खर्च कर रहे हैं? 50 रुपये ही खर्च कर रहे हैं, स्पेंडिंग 50 रुपीज़ ओनली। लेकिन सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है? अब हम IC2 पर है, वहाँ पर देखो किसको टच किया? IC2 पर। तो हमको सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 200। पहले वाले पे मिला था 100, दूसरे वाले पे T पे कितना मिल रहा है? 200, यानी ज़्यादा मिला, तो ये वाला अच्छा है। लेकिन फिर हम Q पे जाते हैं। Q पे क्या देखते हैं? सेम बजट लाइन पे है, तो खर्च कितना कर रहा है? वही 50 रुपये, बट वट सेटिस्फेक्शन वी आर गेटिंग 300। तो हमारे लिए हमेशा कौन सा होगा? जो IC बजट लाइन के टेंजेंट होगा, जो IC बजट लाइन के टेंजेंट होगा, बाकी कोई नहीं होगा। जो IC बजट लाइन के टेंजेंट होगा, बस। टेंजेंट मतलब एक पॉइंट पे टच करके निकलेगा।
और ये पॉसिबल सिर्फ IC3 पे है। ध्यान से देखिए, ये है बजट लाइन, ये है बजट लाइन, दिस इज़ द बजट लाइन एंड दिस इज़ IC3। ये एक पॉइंट पे टच करके गया, वो पॉइंट का नाम क्या है, Q। जो IC बजट लाइन का टेंजेंट होगा सिर्फ वहीं पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा। क्लियर, दिस Q। इसीलिए कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या बोला गया है, अब मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग को थ्योरी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा। आंसर, IC शुड बी टेंजेंट टू बजट लाइन। और टेंजेंट कहाँ होता है, जहाँ एक पॉइंट को टच करे। देखो IC1 ने 2 पॉइंट पे टच किया, H पर और R पर। IC2 कहाँ पे टच किया है, T पर और S पर, 2 पॉइंट पे। लेकिन IC3 कहाँ पे टच किया है, ओनली 1 पॉइंट पर, दैट इज Q। तो जहाँ पर टेंजेंट होता है वहाँ पर एक पॉइंट पे टच करेगा। एक कर्व एक स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट पे टच करे, मैथमेटिकल टर्म है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। यू जस्ट रिमेंबर दिस ग्राफ, यू कैन अंडरस्टैंड। क्यों टेंजेंट ही क्यों सर, तो इसका जवाब ये है क्योंकि टेंजेंट पे दोनों का स्लोप सेम हो जाता है। देखो ये वाला पॉइंट देखो, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में स्लोप ऑफ IC और स्लोप ऑफ बजट लाइन दोनों सेम हो जाता है। अब बोलोगे सर ये कैसे, तो इसके लिए मैं एक ग्राफ बनाऊंगा। ये बजट लाइन और ये रहा ये वो पॉइंट है, ये बीच जहाँ पर टेंजेंट हुआ है। ये टेंजेंट वाला जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों का स्लोप सेम है। इसकी पहचान कैसे, तो इसको अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो तो यहाँ पर दोनों का स्लोप, IC का स्लोप जो है, जो पिंक में, वो भी ऐसे है और बजट लाइन का स्लोप भी ऐसे है। दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है, पैरेलल, जो कि बाकी पॉइंट पे नहीं है। बाकी पॉइंट को देख लेते हैं। आप देखो यहाँ पर IC कैसे, ऐसे, और बजट लाइन ऐसे, सॉरी बजट लाइन ऐसे है। यस और नो, IC है ऐसे, बजट लाइन है ऐसे। लेकिन इस नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ IC कैसे है, ऐसे, अब बजट लाइन ऐसे। बट टेंजेंट पॉइंट को देखो, यहाँ पर IC भी ऐसे है और बजट लाइन भी ऐसे, यानी इस पॉइंट पे दोनों का स्लोप क्या है, सेम है। और जहाँ पर दोनों का स्लोप सेम हो जाए, IC का स्लोप कौन बताता है, MRS, डिमिनिशिंग MRS याद करो। और बजट लाइन का स्लोप कौन बताता है, दोनों कमोडिटी का प्राइस, वही आलू और प्याज का PX/PY। तो दोनों जहाँ पर टेंजेंट होगा वहाँ पर दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा। और जब दोनों का स्लोप सेम हो जाए तो MRS इक्वल टू क्या हो जाता है, PX/PY। और ये जहाँ पर MRS इक्वल टू PX/PY होगा, दैट विल बी द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये फर्स्ट कंडीशन है। क्लियर। अब सेकंड कंडीशन, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी IC शुड बी कन्वेक्स, दैट इज MRS शुड बी डिमिनिशिंग। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर तो ये तो टेंजेंट यहाँ भी हो सकता है। देखो एक ग्राफ बना रहा है जहाँ पर वो दोनों टेंजेंट दिखाएगा। सी, दिस इज बजट लाइन एंड दिस वन इज IC। टेक एन एजम्पशन, हालांकि IC ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो पहला कंडीशन दोनों फुलफिल हो रहा है। बताओ पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं इस पॉइंट पर। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर भी दोनों का स्लोप सेम है, यहाँ पर भी बजट लाइन ऐसे है और IC भी ऐसे है, दोनों पैरेलल है, तो पहला कंडीशन हो रहा है। इसीलिए क्या ये भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होना चाहिए, नहीं, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होना चाहिए। वाई, बिकॉज, सेकंड पॉइंट इसका जवाब, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी IC शुड बी कन्वेक्स, यानी ऐसे, कनकेव नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, कन्वेक्स। कनकेव नहीं होना चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए। कन्वेक्स मीन्स MRS डिमिनिशिंग होना चाहिए। अगर कनकेव हो जाता तो MRS क्या होता, इंक्रीजिंग। याद करो PPC में जब कनकेव था तो MOC क्या होता था, इंक्रीजिंग। दैट्स वाई। अंडरस्टूड। तो कैसा होना चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए। अंडरस्टूड। इसको फिर से आप देखोगे, वीडियो को रिपीट करके देखोगे, देन ओनली यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन अगर MRS इज ग्रेटर देन PX/PY। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते ही पहले ये देखोगे किसका स्लोप ज़्यादा है। MRS ग्रेटर है मतलब किसका स्लोप ज़्यादा है,
इंडिफरेंस कर्व MRS किसका स्लोप बताता है? ये IC का स्लोप बताता है। और PX/PY किसका स्लोप बताता है? बजट लाइन का। तो कौन ज़्यादा है? IC ज़्यादा, यानी IC का स्लोप क्या है? ज़्यादा है। और वापस ग्राफ में आते हैं। ये बजट लाइन और ये IC, सॉरी टेंजेंट होना चाहिए, बिल्कुल एक पॉइंट पे टच करके निकले। अब बताओ कि कहाँ पर MRS यानी IC का स्लोप ज़्यादा हो सकता है? इस तरफ, क्योंकि देखो इस तरफ ज़्यादा स्लोप है IC का और इसका कम है। लेकिन इस तरफ ध्यान दो, उल्टा साइड में इस तरफ किसका स्लोप ज़्यादा है? देखो बजट लाइन का स्लोप ज़्यादा और इसका स्लोप कम है। अब स्लोप की पहचान कैसे करोगे? एक बॉल रख के देखो, यहाँ पर स्पीड क्या रहेगा? ज़्यादा, ठीक है, और यहाँ पे स्पीड क्या रहेगा? कम। और इन दोनों में देखो, नीचे वाले में किस में स्पीड ज़्यादा रहेगा? बजट लाइन पर। तो यहाँ पर इस तरफ तो बजट लाइन का स्लोप ज़्यादा और इस तरफ किसका स्लोप ज़्यादा है? MRS का, यानी इंडिफरेंस कर्व का। तो अंडरस्टूड। तो इसका मतलब क्या हो अगर MRS ग्रेटर हो? MRS ग्रेटर मतलब IC का स्लोप क्या हो? ज़्यादा हो। तो इसका मतलब हम कहाँ हैं? इसका मतलब हम इस तरफ हैं। हम लोग इक्विलिब्रियम पे नहीं है। इक्विलिब्रियम तब होता जब ये दोनों इक्वल होता। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड for equilibrium MRS should be equal to PX/P, but we are not at the equilibrium point because MR is greater. MRS greater means the slope of IC is greater. See over here, slope of IC is greater. So in that case किसका कंजम्पशन ज़्यादा करना पड़ेगा? गुड X का या गुड Y का? बताओ किसका? सोच के बताओ। In that case we have to increase the consumption of good X, ताकि हम इस ऊपर वाले पॉइंट से, हम लोग यहाँ पे हैं तो इक्विलिब्रियम पे आने के लिए हमें X का कंजम्पशन को इंक्रीज़ करना, ताकि इस पॉइंट से हम लोग किधर आ सके? यहाँ पर, और इक्विलिब्रियम पे आ सके। और X का कंजम्पशन तब तक करते रहेंगे तब तक जब तक MRS इज इक्वल टू PX/PY ना हो जाए। इसको रीड आउट करोगे, बिल्कुल सेम इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ, यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। उल्टा होता, अगर सोच के देखो, जस्ट थिंक दैट इफ स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ग्रेटर, दैट इज PX/PY अगर ज़्यादा होता है तो क्या होता? इस वक्त ऐसे टाइम इन सच केस विल स्टार्ट द कंज्यूमिंग मोर ऑफ Y। उस वक्त ऊपर वाला ज़्यादा कंज्यूम करता है ताकि हम लोग ऊपर जा सके, ताकि ये इक्वल हो सके। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस? ये हम लोग पढ़े थे। वी हैव रीड दिस टर्म इन द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, दैट हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ज़्यादा IC3 ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दिखाएगा इन कंपेरिजन टू IC1। द रीजन इज ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस? देखो आंसर इज ए रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर दैट बंडल विच कंटेन मोर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एज कंपेयर टू अदर बंडल। ये समझने के लिए एग्जाम्पल से समझो। सपोज देयर आर 3 बंडल। बंडल ए में 10 एप्पल एंड 8 बनानाज आर देयर। बंडल बी में 10 एप्पल्स 10 बनाना। अब बंडल सी में 8 एप्पल्स 8 बनाना। ए रैशनल कंज्यूमर मीन्स अक्लमंद कंज्यूमर। रैशनल मीन्स हु कैन जज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। अक्लमंद ग्राहक कौन सा बंडल लेगा? बंडल ए लेगा, बंडल बी लेगा या बंडल सी लेगा? बंडल ए में 10 एप्पल्स है 8 बनानाज, बंडल बी में 10 एप्पल्स 10 बनाना। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस हमेशा ये कहता है कि ए रैशनल कंज्यूमर always prefer that bundle which contain more unit of commodity। तो कौन सा लेगा? वो बी लेगा, क्योंकि बी में कमोडिटी क्या है? ज़्यादा है। इसी को कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले किस बंडल को प्रेफर करेगा? बंडल बी को। नाउ माय क्वेश्चन इज, उसके बाद कौन सा बंडल लेगा? बी के बाद आएगा बंडल ए, बिकॉज उसके बाद सबसे ज़्यादा उसी में है। देन बंडल सी। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे क्या लिखा है? देन रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर बंडल बी एज इट कंटेन मोर यूनिट ऑफ बोथ द कमोडिटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो, बट आई रिक्वेस्ट गो थ्रू दिस वीडियो अगेन वंस। एक बार और चले जाओ इस वीडियो को देख के। अगर एक बार और चले गए देन आई एम श्योर दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज बेसिकली डिपेंड ऑन द ग्राफिकल पार्ट, दैट्स वाई यू हैव टू गो थ्रू इट। ओके, in the next lesson we will continue with the budget line numerical part. Hope you all have understood. Thank you.